चलो आ जाओ। ए पीछे, अब ध्यान दो इधर। आज देखिए हम लोग इसके पहले वाले क्लास में हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ लिए थे, है ना। तो मोहम्मद गौरी कैसे आया, आक्रमण किया, फिर उसको किसने हराया, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके बाद चंदावर का युद्ध हम लोगों ने पढ़ा। आज जो है मोहम्मद गौरी जब गजनी चला गया तो 1206 ईस्वी में उसकी क्या कर दी गई थी, हत्या हो गई थी, है ना। ये इतिहासकार मानते हैं, लेकिन आपको एक कहानी भी मैंने बताया था, किसका, चंद्रबरदाई का। चंद्रबरदाई ने क्या लिखा था, पृथ्वीराज रासो। उस कहानी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की हत्या किया था, मतलब तीर धनुष से मार दिया था, है ना। तो अब देखो आज हम पढ़ने वाले, उसके बाद आता है सल्तनत काल। क्या आता है बाबू, सल्तनत काल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सल्तनत काल, या इसी को हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत कहते हैं, दिल्ली सल्तनत कहते हैं, दिल्ली सल्तनत कहते हैं। क्लियर है। आप लोग लेट करके मत आया करो यार, 10 मिनट तुम लोग लेट हो, जल्दी बैठाओ। हाँ अब सुनिए, सल्तनत काल या इसी को कहते हैं दिल्ली सल्तनत के नाम से भी हम जानते हैं। जो इसका टाइम पीरियड है, जो समय कालखंड है, वो क्या है, 1206 ईस्वी से लेकर 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक के कालखंड को हम कहते हैं कि वो सल्तनत काल था या फिर दिल्ली सल्तनत का समय था। क्लियर है। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, अगर पहला क्लास जो नहीं पढ़े हैं YouTube पे जाएं और वीडियो वहाँ पे है, पहले क्लास में देखेंगे तो सल्तनत काल में किन किन वंशों के बारे में हमें पढ़ना है, वो सारा वंश हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा हिंट किया था, लेकिन आज एक नया टॉपिक आपका शुरू हो रहा है तो हम फिर से इसमें देख लेते हैं कि हम सल्तनत काल में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन से वंश के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चलो देखो, तो मैं ये बता चुका हूँ, ठीक है, फिर एक रिवीजन के क्रम में देख लो। सबसे पहले जो सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे वो कौन सा है, गुलाम वंश है। कौन सा है, गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, गुलाम वंश, ठीक है ना। उसके बाद कौन आता है भाई, खिलजी वंश आता है। कौन सा आता है, खिलजी वंश, ठीक है ना। उसके बाद कौन आता है, तुगलक वंश आता है, तुगलक वंश आता है। फिर सैयद आता है, सैयद आता है ना। फिर आता है सैयद वंश। फिर आता है आपका लोदी वंश। फिर आता है आपका लोदी वंश, लोदी वंश। ये मैं बता चुका था। अब देखो, इसमें मैंने कहा था कि जो गुलाम वंश है उसका जो समय है 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश दिल्ली पर शासन करता है ना। और उसके बाद खिलजी आता है, तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक जो है खिलजी वंश का शासन रहता है दिल्ली पर, है ना। उसके बाद 1320 से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश शासन करता है। फिर हम देखते हैं 1414 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तक कौन आता है भाई, सैयद वंश का शासन रहता है। फिर हम देखेंगे कि 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक ये हमारे लोदी वंश का शासन दिल्ली पर रहता है, ठीक है ना। मतलब सल्तनत काल में हम इन वंशों के बारे में पढ़ेंगे जिन वंशों द्वारा दिल्ली पर शासन किया गया, ठीक है। अब आइए ध्यान से देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपके उत्तर प्रदेश PCS के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं, है ना। और आपका जो वनडे एग्ज़ाम होता है वहाँ पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न तो आपको PCS लेवल के एग्ज़ाम में यही पूछ दिया जाता है, आपको ये दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, है ना, कालखंड के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब
आपके ऑप्शन में सैयद वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश और गुलाम वंश इधर उधर दिया रहेगा, इधर उधर दिया रहेगा, है ना, डिसऑर्डर में दिया रहेगा। आपको क्या करना होगा, उसको ऑर्डर में लगाना होगा, सही क्रम में लगाना होगा कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, फिर कौन आया। तो ये उत्तर प्रदेश पीसीएस और बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न बन चुका है। तो आपसे अगर ऐसे देगा तो आप ऑर्डर में लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? तो सबसे पहले किसको लगाओगे? गुलाम वंश, फिर उसके बाद फिर लोदी वंश। ये एक प्रश्न हो चुका आपका। फिर देखो यहाँ से दूसरा प्रश्न आता है, कहता है कि सल्तनत काल में या दिल्ली सल्तनत में जितने वंश थे लगभग कितने हैं। यहाँ पे आपके सामने 5 वंशों का नाम लिखवाया हूँ। आपसे इसमें से पूछता है कि उस वंश का नाम बताओ जिसने दिल्ली के गद्दी पर सबसे अधिक समय तक बैठाया, दिल्ली पर सबसे अधिक समय तक शासन किया, ठीक है ना। तो आप क्या बताओगे? तुगलक वंश एक ऐसा वंश था जो दिल्ली पर सर्वाधिक अधिक समय तक क्या किया था? शासन किया था। कैसे पता चला? अब इसको निकाल लो थोड़ा सा, हम देख लेते हैं कि कौन सबसे ज्यादा किया और कौन सबसे कम किया। तो चलो, ये कितने वर्ष तक रहे भाई? 1206 से 90 तक कितना है? ये 84 वर्ष किए। कितने? 84 वर्ष। अब ये बताओ 30 वर्ष तक रहे, ठीक है ना। ये 84, ये 30 वर्ष और ये 92 वर्ष, घटा दोगे तो निकल जाएगा, ठीक है ना। 92 वर्ष और ये 37 वर्ष और ये 75 वर्ष, है ना। तो अब आप इसी को देखकर अंदाजा लगाओ। अब पूछा जाए कि इन वंशों में सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया, तो आपको दिखाई दे रहा है तुगलक 92 वर्षों तक शासन किए हैं। इसमें से 92 वर्ष कोई नहीं है या उससे अधिक कोई नहीं है, 92 वर्ष यही दिख रहा है ना। तो सब सर्वाधिक समय तक यही शासन करते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि सबसे कम समय तक दिल्ली पर शासन किस वंश का रहा, तो क्या बताओगे? तो खिलजी वंश मात्र 30 वर्ष तक ही दिल्ली पर शासन कर पाए थे, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए कि सबसे लंबे समय तक तुगलक और सबसे कम समय तक खिलजी। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सल्तनत काल आज शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। इसमें जो पहला आपका है क्या है? गुलाम वंश। अब हम एक एक को पकड़ेंगे और उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज आपको क्या पढ़ाऊंगा मैं? गुलाम वंश पढ़ लेंगे, पूरी तरह से गुलाम वंश खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे खिलजी पर। तो ऐसे एक एक खत्म करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब गुलाम वंश शुरू करेंगे। तो गुलाम वंश में जितने महत्वपूर्ण शासक हुए, उन शासकों के द्वारा जो महत्वपूर्ण किए गए कार्य थे, है ना, उन सभी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं किसको? गुलाम वंश को। मिटा दूं इसको? तो आप लोग लिख चुके हैं, और नहीं लिखे होंगे तो पहला वीडियो है, पहले वीडियो में पूरा ये है, ठीक है ना। चलिए, और वीडियो देखा करो तो यार थोड़ा लाइक सब्सक्राइब वगैरह जो भी क्या बोलते हैं उसको कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तुम ही पढ़ा करा, है ना। क्या बाबू? हाँ भाई, जब टिकटॉक पे कुछ और देखोगे उसको लाइक मारोगे, पढ़ाई को थोड़े लाइक करोगे। ना ना, तुम्हारा हम स्टेटस देखते हैं, गाना लगाते हो एकदम भोजपुरी में जो टॉप लेवल पे चल रहा हो, ऊपर से बुलेट चलाता है, ऊपर से ओढ़नी ओढ़ लेता है, हाँ, और गाना लगाता है भोजपुरी गाना। ऐसा लगाते हो कि गाने लायक नहीं है, बताने लायक नहीं है। अब पता नहीं कैसे तू लगा देता है। हाँ चलिए आइए, अब हम पढ़ेंगे क्या? गुलाम वंश, ठीक है ना। इसी गुलाम वंश को हम कहते थे ममलूक वंश। क्या कहते हैं? ममलूक वंश। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से भी एक प्रश्न बन चुका है, ठीक है। यहां से भी एक प्रश्न बन चुका है आपके बड़े एग्जामों में। पूछता है कि निम्नलिखित में ममलूक वंश किसे कहते हैं, या फिर ममलूक वंश से संबंधित कौन था? तो क्या बताओगे? गुलाम वंश को ही हम ममलूक वंश कहते हैं। अब ध्यान से देखो,
गुलाम वंश को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम फिगर समझते हैं कि ये दिल्ली के गद्दी पर आए कैसे, कैसे बैठे, है ना। उससे पहले थोड़ा सा पहले का इतिहास हम देख लेते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा भारत का मैप आप देख लीजिए, वहाँ से हम समझते चलते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। थोड़ा सा गड़बड़ बन जाता है भाई। यहाँ से निकलेगा ना, हम भारत बनाते हैं। चलिए भाई, बस समझ में आना चाहिए, बाकी तो आप लोग समझदार हो। चलिए चलो ठीक है, दिख रहा ना, भारत लग रहा है ना, चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है। मैंने आपको बताया था कि ये जो इलाका है पूरा पाकिस्तान है, उसके बाद ये जो इलाका है वो क्या है, अफगानिस्तान था, मैंने आपको बताया था। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है, यहाँ पर आपका क्या था, गजनी साम्राज्य था। क्या था बाबू, गजनी था, गजनी क्या था, गजनी था। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आपका लाहौर था, क्या था यहाँ पे, और यहीं पे एक और था, मुल्तान था। क्या था बाबू, मुल्तान, या सिंध का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंध का क्षेत्र। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये आपका लाहौर है और यहाँ पे आपका मुल्तान है, या इसी को ये हमारा कौन सा क्षेत्र कहलाता है, सिंध का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा लोकेशन। दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को। चलो, ये गजनी था। और यहाँ पे बाबू क्या है, यहाँ पे क्या है, यहीं पे आपका क्या है, दिल्ली है। चलो भैया, ये आपका दिल्ली है। चलिए अब ध्यान से देखो, कहानी समझो। इसके पहले हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़े थे। मोहम्मद गौरी आया, आक्रमण किया, आक्रमण करके यहाँ पे लूटपाट मचाया, और लूट के धन जो है गजनी जब जाने लगा, तो मैंने आपको कहा था कि जब मोहम्मद गौरी गजनी वापस लौटने लगा था, तो जो विजित प्रदेश थे, जिन प्रदेशों को उसने जीता था, उसने क्या किया, उन विजित प्रदेशों को अपने गुलाम सेनापतियों को बांटते हुए, देते हुए वापस चला गया। जो जीता हुआ प्रदेश था, अपने गुलाम को कहा कि जाओ तुम वहाँ के शासक हो गए, अब वहाँ पे राजा बन के मस्ती करो, है ना, अब शासन करो। तो इसी में से 3 ऐसे गुलाम थे, ठीक है ना, जिनको उसने बड़े बड़े प्रदेश दिए थे। अब वो कौन थे, तो कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो गई 1206 ईस्वी में, और मृत्यु कहाँ पे हुई, गजनी में उसकी हत्या कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी, हत्या। तो जब गजनी में 1206 ईस्वी में किसकी हत्या हो गई थी भाई, गौरी की जब हत्या हो गई थी या मृत्यु हो गई थी, तो गजनी जो साम्राज्य था, गजनी साम्राज्य, ये 3 हिस्सों में बट गया। कितने हिस्सों में बट गया बाबू, 3 हिस्सों में बट गया था। क्लियर है। अब ये 3 हिस्से कौन थे, तो ध्यान से सुनिएगा। एक हिस्सा था गजनी, क्या था, गजनी, और जो दूसरा था वो था सिंध और मुल्तान, और जो तीसरा हिस्सा था वो पंजाब से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक, बंगाल तक, क्योंकि यहाँ तक पूरा वो जीत चुका था अपने समय में। अब ध्यान से सुनिए, तो जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, तो गजनी जो साम्राज्य था वो कितने हिस्सों में बट गया भाई, 3 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा था गजनी का, दूसरा हिस्सा था सिंध या मुल्तान का, और तीसरा हिस्सा था पंजाब से लेकर बंगाल तक। मतलब हम इस सारे हिस्से की बात कर रहे हैं यहाँ। क्लियर हो रही है बात। अब ध्यान से सुनिएगा। अब गजनी जो था, जैसे ही गौरी मरा, तो गजनी में उसका एक गुलाम था जिसका नाम था यलदौज। क्या था, यलदौज, याद रखिएगा, क्या नाम था, यलदौज, ठीक है। और यहाँ पे जो था उसका नाम था कुबाचा। क्या नाम था, कुबाचा। और यहाँ पे जो था उसका नाम था ऐबक, उसी को हम कुतुबुद्दीन ऐबक बोलते हैं, ठीक है।
तो अब देखिए 3 हिस्सों में बटा और 3 गुलाम उसके वहां के शासक हो गए। ठीक है, तो यहां पे कौन शासक हुआ भाई? यल्दौज। कौन हुआ? यल्दौज। और यहां का शासक कौन हुआ? कुबाचा। और यहां का शासक कौन हुआ? ऐबक। इतनी बात समझ में आ गई? तो कहानी समझ पा रहे हो? तो जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, गजनी साम्राज्य 3 हिस्सों में बट गया। गजनी में यल्दौज का शासन हो गया, सिंध और मुल्तान क्षेत्र या प्रांत में कुबाचा का शासन हो गया, और यहाँ पंजाब से लेकर बंगाल तक का जो इलाका था यहाँ पर ऐबक का शासन हो गया। क्लियर है? अब यहीं से सिलसिला शुरू होता है गुलाम वंश का। क्यों? क्योंकि जब ये मरा तो उसके गुलाम ही शासक बन गए। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं क्या, ये गुलाम वंश का सिलसिला शुरू हो गया यहां से। अब आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कहता है कि जिस समय महमूद गजनी आक्रमण किया था भारत देश पर और यहाँ के कुछ इलाकों को जीत लिया था, उसी समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो बंगाल पर शासन कर रहा था। उसका गुलाम था, गौरी का ही गुलाम था, लेकिन कहाँ का शासक था? बंगाल का शासक था। लेकिन जैसे ही महमूद गौरी जो है गजनी लौट गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ से आके यहाँ पर आ बैठा। ठीक है, कहा कि अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र मेरा है। और गजनी में जो यल्दौज बैठे थे उन्होंने कहा कि ये पूरा क्षेत्र मेरा है, और कुबाचा ने कहा कि ये वाला जो इलाका ये मेरा है। अब ये तीनों जो गुलाम थे अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए आपस में ही लड़ते थे। आपस में क्या करते थे? लड़ते थे। कुबाचा सोचता था कि मैं इसको हरा के दिल्ली पर और इस पूरे क्षेत्र पे कब्जा कर लूं। कुतुबुद्दीन ऐबक सोचता था कि मैं कुबाचा को हरा दूं तो पूरा सिंध प्रांत मुल्तान मेरा हो जाएगा। ये सोचता था यहाँ बैठे बैठे कि मैं इन दोनों को हरा दूंगा तो मेरा पूरा इकट्ठे राज्य हो जाएगा, है ना। तो एक दूसरे के प्रति एकदम युद्ध की भावना थी मन में, षड्यंत्र रची जाती थी, तीनों एक दूसरे के प्रति रचते थे। लेकिन होता क्या था, हुआ क्या, ये जो ऐबक है ना, ये आया और यहाँ पे लाहौर में कब्जा कर लिया। कहाँ पे कब्जा कर लिया? लाहौर। और कब्जा करने के बाद ऐबक इससे बहुत डरा हुआ था कि भैया ये कहीं ना कहीं से जरूर आक्रमण करेगा, ये सतर्क था। तो इसलिए ये जब लाहौर पे आक्रमण कर दिया, इस पे कब्जा कर लिया, तो लाहौर को अपनी राजधानी बना दिया। क्या बना दिया? कहा कि जब राजधानी रहेगा तो यहाँ पे मेरा आवागमन होता रहेगा, आता जाता रहूँगा, और आता जाता रहूँगा तो यहीं से इसके ऊपर नज़र रखी जा सकती है कि ये क्या कर रहा है, कौन सा षड्यंत्र रच रहा है, सेना तैयार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो ये पूरा एक रणनीति के तहत किया गया कार्य था कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे गुलाम वंश में जो पहला था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक आपको ओवरऑल एक ग्राफ पता चले कि गुलाम वंश में कौन कौन शासक हुए। ठीक है, और उन शासकों के जो महत्वपूर्ण बिंदु उनको भी पढ़ाऊँगा। पहले एक लाइन देख लो, किन किन शासकों के बारे में पढ़ना है। अब ध्यान से देखो, गुलाम वंश में सबसे पहले किसको पढ़ना है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये पहला पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है आपको आराम शाह के बारे में। किसके बारे में? आराम शाह। तीसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है इल्तुतमिश। किसके बारे में? इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है। और चौथा पढ़ना है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में पढ़ना है। जो पांचवा पढ़ना है वो पढ़ना है रजिया बेगम के बारे में। नाम सुने हो? रजिया सुल्तान कभी कभी आप कह देते हो, रजिया बेगम। किसके बारे में पढ़ना है? लिखो नहीं अभी। रजिया बेगम के बारे में पढ़ना है। फिर छठवां नंबर जो गुलाम वंश का शासक आता है वो आता है बहराम शाह। कौन सा? बहराम शाह। बहराम शाह के बारे में पढ़ना है। फिर सातवां पढ़ना है आपको मसूद शाह। किसके बारे में? मसूद शाह के बारे में पढ़ना है। आठवां पढ़ना है आपको नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। किसके बारे में? नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। और जो नौवां पढ़ना है, जो सबसे लास्ट पढ़ना है, वो पढ़ना है बलवन के बारे में। किसके बारे में? बलवन। बलवन भी कह सकते हो, बलवन भी कह सकते हो। ठीक है ना, बलवन।
और सबसे एक और चीज देखो, कहता है कि जो गुलाम वंश था उसका अंतिम शासक का नाम बता दो। अंतिम शासक, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछता है तो आप याद रखिएगा। इसका नाम है शमुद्दीन। क्या नाम है? शमुद्दीन कैमूर्स। शमुद्दीन कैमूर्स ये अंतिम शासक है। और भी शासक हैं बीच में, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। बस हम गुलाम वंश में ये 9 शासकों के बारे में पढ़ लेंगे, हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? और यहीं से घुमा घुमा के आपके कंपटीशन के एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, एक एक शासक को पकड़ेंगे और पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और देखो, यहाँ पे कुछ इनके बीच के रिश्ते को यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम। क्लियर हो रही है बात? गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये प्रश्न बन चुका है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो कौन था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का ऐबक का गुलाम था। क्या था बाबू? गुलाम था, और साथ साथ दामाद भी था। साथ साथ तो कैसे दामाद बन गया पता है ना? इसके पहले भी एक दामाद बना था, है ना? तो ये भी दामाद बन गया। तो इल्तुतमिश इसका दामाद भी था, गुलाम भी था। क्लियर है? अब सुनो, आराम शाह जो था ये मात्र 8 महीने तक शासन किया। कितने महीने तक? ये भी याद रखना, ये पूछ दिया था कि आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर कितने समय तक बैठा रहा। तो 8 महीने तक बैठा रहा। लेकिन इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ये जो शासक बनना चाहता था और ये योग्य भी था, है ना? लेकिन आराम शाह उतना योग्य नहीं था, इल्तुतमिश बहुत ज़्यादा योग्य था। तो उसने क्या किया? इल्तुतमिश ने आराम शाह की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। क्या कर दिया? हत्या कर दिया। और हत्या करके खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इतना क्लियर हुआ? अब आ जाओ। अब उसके बाद इल्तुतमिश के बाद, इल्तुतमिश में कुछ एक पॉइंट देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ यहीं पे। इल्तुतमिश को इलवरी तुर्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था बाबू? इलवरी तुर्क कहा जाता है ना? इलवरी तुर्क आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि इलवरी तुर्क किस शासक को कहा जाता था। तो इल्तुतमिश को इलवरी तुर्क। अब ये इलवरी तुर्क क्या है भाई? आप शुरू से पढ़ रहे हो कि ये तुर्की आक्रमणकारी थे। महमूद गजनी से लेके मोहम्मद गौरी तक ये कौन थे? तुर्क आक्रमणकारी थे जो हमारे भारत देश पर आक्रमण किए। और इनके जो ये गुलाम हैं ये भी क्या कौन है? तुर्क हैं। क्या है? तुर्क हैं। और इलवरी का मतलब होता है, इलवरी एक जनजाति होती है। क्या होती है? जैसे गोंड हमारे में एक जनजाति होती है, नागा जनजाति होती है ना, पूर्वी भारत में पाई जाती है। उसी तरह से इस क्षेत्र में कौन सा जनजाति होता है? इलवरी होता है। चूंकि ये तुर्क थे इसलिए इसको इलवरी तुर्क कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? अब आइए, अब क्या आपके एग्जाम में पूछता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं? क्यों कहते हैं भाई बता दो? गुलाम का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, और ये किसका गुलाम? तो गौरी का गुलाम ये, और इसका गुलाम ये। तो ये गुलाम का ही तो गुलाम कहलाएगा, क्योंकि ये जिसका गुलाम था वो भी तो किसी का गुलाम था, इसलिए इसको कहते हैं गुलाम का गुलाम, है ना? ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जामों में। क्लियर है? यहाँ से इतना याद रखिएगा। अब आइए सुनो बच्चा लोग, रुकनुद्दीन फिरोज जो था वो एक अयोग्य शासक था। क्या था बाबू? अयोग्य शासक। तो जो अयोग्य शासक होते हैं उनको इतिहास में नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना? कहा जाता है ना, इतिहास उन्हीं का पढ़ा जाता है जो महान हुए हैं अपने समय में। अब देखो, उसके बाद आती है रजिया बेगम। रजिया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश के कई सारे पुत्र थे, लेकिन इल्तुतमिश अपने पुत्रों को शासक बनने के योग्य नहीं समझता था। मतलब वो योग्य नहीं थे, ठीक है ना? भोग विलास में हमेशा लिप्त रहते थे। वो शासन क्या करेंगे, लेकिन उसको अपने पुत्री पे पूरा भरोसा था, क्योंकि इसके अंदर वो गुण थे जो एक शासक के अंदर होने चाहिए थे। तो इसलिए इसको जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठाता है
और रजिया बेगम जो है प्रथम महिला मुस्लिम शासिका के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बैठती है। और यहाँ से प्रश्न बनता है ना, कि प्रथम मुस्लिम महिला शासक का नाम बताइए। रजिया बेगम। तो यहाँ से आप याद रखिएगा ये कौन थी, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। चलिए शासिका, हाँ। अब आइए बहराम शाह उसके बाद बनता है। अब ये मैं घबराओ मत, एक मोटा मोटी बता रहा हूं। अब जब मैं एक एक को पकड़ूंगा तो पूरा डिटेल करूंगा, ठीक है ना। बहराम शाह जो है इसको बंदी बना के इसकी हत्या कर दी गई। बंदी बनाकर इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। अब देखो मसूद शाह, उसके बाद मसूद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो जब मसूद शाह बैठा तो बलवन को ये गवारा नहीं था कि मसूद शाह बैठा है ना। तो देखो आपस में ही षड्यंत्र कर रहे थे सब। तो मसूद शाह जो है, मसूद शाह को बलवन ने षड्यंत्र करके दिल्ली की गद्दी से हटा दिया था। तो याद रखिएगा ये पूछा गया है कि बलवन ने किस शासक को षड्यंत्र द्वारा दिल्ली की गद्दी से हटाया था। हाँ, तो बलवन ने षड्यंत्र करके हटा दिया, है ना। अब उसके बाद कौन आता है, नासिरुद्दीन महमूद आता है। ये बहुत गजब का शासक है ना। बहुत गजब का इसलिए है कि दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद भी, शासक बनने के बाद भी ये टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। टोपी सिलता था, उससे जो कमाता था उसी से अपना भरण पोषण करता था। तो आपसे पूछा गया कि दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताओ जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था, तो क्या नाम है। तो आप क्या याद रखोगे, टोपी सिलकर। अरे जो मुस्लिम लोग टोपी नहीं पहनते हैं वो टोपी सिलता था, कोई और टोपी नहीं। टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। क्लियर है। एक और चीज याद रखो, बलवन जो है गुलाम वंश का बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ। बलवन जो है बहुत शक्तिशाली शासक था। अब ये क्या किया, ये खुद शासक बनना चाहता था और ये था बकलोल टाइप का शासक, टोपी सिल रहा है जबकि सुल्तान है ना। तो ये क्या किया, बलवन ने सोचा कि भैया मुझे शासक बनना तो मैं क्या करूं। तो बलवन ने अपनी पुत्री का शादी इससे करवा दिया। क्या कर दिया, अपने पुत्री का शादी, मतलब इसका जो विवाह हुआ था वो बलवन की पुत्री से हुआ था, बलवन की पुत्री से। और फिर आगे चल के इसको हटाकर अपने खुद शासक बन गया। ठीक है, अभी पूरी कहानी चलेगी, पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं एक एक शासक को पकड़ता हूँ और समझाऊंगा। ठीक है, चलिए तैयार हैं। चलिए सीधे हो जाओ तो सभी लोग, एकदम सीधे हो जाओ। अमरेंद्र सीधे हो, चलो बताइएगा बाबू। ठीक है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? ऐसे नहीं काम चलेगा। कब हुई थी? बहुत बढ़िया। जब इसकी मृत्यु हुई थी गजनी साम्राज्य कितने हिस्सों पर गया? पहला हिस्सा कौन सा था, दूसरा और तीसरा? चलिए, गजनी पर किसका शासन? जल्दौज का हुआ। फिर सिंध और मुल्तान पर उवाचा का, तेज बोलो, है ना, दिल्ली पर ऐबक का। क्लियर है। अब चलिए, गुलाम वंश में जितने शासक हुए उन शासकों का नाम क्रम से आपको बोलना है। ठीक है, रेडी हो? लाइन से बोलते जाना। चलो बोलो। नहीं मजा आ रहा, फिर बोलो। जब तक सही से बोलोगे नहीं, साथ में नहीं बोलोगे, एक आगे भाग रहा है दूसरा उसको दौड़ा रहा है, इसे थोड़ा बोलना है एक साथ, है ना। तो चलो, पहला कौन था, उसके बाद फिर बोलते जाओ। एक बार यहाँ पे गुनगुना दो, क्या दिक्कत है ना। अब बताओ, चलो। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? देखो बोर्ड पे देखना और आराम से बोलना है ना। मोहम्मद गौरी का। चलिए, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन शासक बना? कितने महीने तक रहा? उसके बाद इल्तुतमिश को कुछ कहा जाता था, इलवरी तुर्क। और गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश किसका गुलाम था? किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। देखो जो बोल रहा हूँ ये परीक्षा में बन सकता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, है ना। चलिए, इल्तुतमिश के बाद कौन आया? रुकनुद्दीन। बोलो रुकनुद्दीन। अरे रुकनुद्दीन, है ना। चलो, ये क्या था भाई? अयोग्य शासक था। उसके बाद कौन आती है? ये किसकी पुत्री थी और ये कौन थी? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, है ना। उसके बाद कौन आया? इसका क्या कर दिया गया? बंदी बनाकर निपटा दिया गया। उसके बाद कौन आया? ये क्या हुआ? बलवन षड्यंत्र करके हटा दिया। फिर कौन आया? ये अजूबा शासक था। क्या करता था? अब जो राजा बन जाए तो किसी लेगा? बलवन शासक बनना चाहता था, उसके लिए क्या किया, है ना। चलिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, चलिए मिटा दूं। अब एक पकड़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसको पूरा पढ़ लेते हैं ना, वहां से जो भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में।
अल्तुनिया की, अल्तुनिया से उसका विवाह हुआ था। बताऊंगा यार जब आएगा, तो घबराओ मत। जब उसको कैद किए सब ना, जा रही थी, बड़ा अच्छा कहानी है, तो उसको कैद कर लिए सब, पकड़ लिए सब। छोड़ो, उसी टाइम मजा आएगा, बताऊंगा, तो इस टाइम गड़बड़ हो जाएगा। आ जाओ। अरे हबीब साहब जी का जो किताब लिखे हैं ना, जो हबीब, नहीं बताया थे आपको, उनका किताब में दिल्ली में था तो पढ़ा था पूरा, बड़ा अच्छा से लिखे, इतनी अच्छी व्याख्या किए हैं कि सतीश चंद्र भी उस तरह की व्याख्या नहीं किए हैं, है ना। सुनो, कुतुबुद्दीन ऐबक, अब हम पढ़ने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, है ना। अब ध्यान से सुनो, इसका जो पहला पॉइंट सुनो, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना है, पूछा जाता है कि किस शासक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, क्या बताओगे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे लाख बख्श, लाख बख्श के नाम से भी, लाख बख्श भी कहा जाता था, ऐसे लिख दे रहा हूँ, लाख बख्श भी कहा जाता था, कहा जाता था। ये लाख बख्श का मतलब क्या होता है भाई? लाखों का दान देने वाला, है ना। लाखों का दान जो देता उसको हम क्या कहेंगे? लाख बख्श। और ये गुलाम था, तो ये अपने गुलामों को या फिर जो भी उसके संरक्षण में काम करते थे उनको क्या करता था? लाखों लाखों रुपए का दान कर देता था, है ना। तो लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला, दान करने वाला। जो लिख रहे हैं पेन बंद कर दें कृपया करके, पहले समझ लो, फिर लिखना तो है ही। मैं छपवा दूंगा, छाप लो, क्या दिक्कत है? उस छापने वाला आदमी कभी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाता, समझा हुआ चीज़, है ना। समझे रहोगे तो कभी भी आप कुछ भी कर सकते हो। अब सुनो, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दूसरा, कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब देखो, कुतुब मीनार की नींव रखवाया था इसने। क्या किया था? नींव रखवाया था, मतलब प्रारंभिक शासक है जिसने कुतुब मीनार को जो है बनवाया था, एक मंजिला, ठीक है ना। तो आप याद रखना, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी, नींव रखवाया था। नींव रखवाया था का मतलब है वो शुरुआत किया था बनवाना, है ना, शुरुआत किया था। अब ध्यान से देखना बाबू, यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आता है। आपसे पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही आंसर होगा, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनिए। तो पहला पॉइंट आप याद रखना कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुब मीनार के पहली मंजिल का निर्माण करवाया था। ऐसे पूछ देगा कि कुतुब मीनार के पहले मंजिल का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो आप याद रखिएगा, पहली मंजिल का निर्माण, पहली मंजिल का निर्माण करवाया था। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट देखो, इसके बाद इल्तुतमिश, कुतुब मीनार से संबंधित शासक कौन? इल्तुतमिश आता है और इसमें 3 मंजिला बनवा देता है। क्या कर देता है? 3 मंजिल और जोड़ देता है, ऐड कर देता है। तो ये क्या कर दिया? 3 मंजिल का निर्माण करवाया। अब ये कुल मिला के कितने मंजिला हो गया? 4 मंजिला हो गया, है ना। तो 4 मंजिला हो गया। जब हम इसके बाद गुलाम वंश के बाद हम कौन सा वंश पढ़ेंगे? खिलजी वंश। उसके बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश में आएगा फिरोज तुगलक। कौन? जब फिरोज तुगलक का शासन जब दिल्ली पर होता है तो उस समय बहुत ज़्यादा तेज आंधी तूफान आता है ना, और बिजली चमकती है। तो बिजली जो गिरती है तो इसी कुतुब मीनार पर गिर जाती है, और जब कुतुब मीनार पर गिर जाती है तो इसकी जो चौथी मंजिल थी वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। तब फिरोज तुगलक
उस चौथी मंजिल के जगह पे 2 और छोटे छोटे मंजिल बनवा देता है, और इस तरह से जो कुतुब मीनार है वो 5 मंजिला इमारत हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तो अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा शासक आता है, क्या नाम है? फिरोज तुगलक। क्या नाम है? तुगलक। तुगलक ये क्या करता है भाई? 2 छोटी छोटी मंजिलों का निर्माण करवाता है। क्लियर है। अब सुनो, जैसे 2 छोटे मंजिलों का निर्माण करवा देता है तो ये कुतुब मीनार है वो कितना हो जाता है? 5 मंजिला इमारत हो जाता है। क्लियर है। तो आपसे ये प्रश्न वनडे एग्जाम में पूछा गया, गधा पढ़ाई कर लो, तुम लोग हंस रहे हो। तो यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है कुतुब मीनार कितने मंजिल इमारत है, वनडे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना। आपके पीसीएस और आईएएस के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं, है ना। आपसे दे दिया है कि कुतुब मीनार के निर्माण में कौन कौन से शासकों का योगदान रहा, है ना। तो आपके ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज तुगलक तीनों का नाम रहेगा, और एक ऐसा नाम रहेगा जिस पे आप टिक करके चले आओगे जो यहाँ पे है नहीं, है ना। तो आपको समझना है कि 3 शासक कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान दे चुके थे। उन 3 शासकों का नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज तुगलक। इसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो मत मानिएगा, वो समझिएगा वो क्या किया है, ऑप्शन में गलत दिया है। क्लियर। यही छांटने के लिए आता है। और आईएएस के एग्जाम में भी ये बना है स्टेटमेंट। पीसीएस में इसको 2 से 3 बार पूछा गया है, बिहार पीसीएस में पूछा गया है, आपके वनडे एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारा प्रश्न बना है। क्लियर है। अब आइए, अब कहता है कि ये तो 5 मंजिला इमारत बन गया, तो इस इमारत की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? तो 234 फीट थी। कितनी थी? क्या बोल रहा है जी? हाँ, एक और सुनो, ये बोल रही है, वो भी तुम्हारा डाउट क्लियर करता। इल्तुतमिश जब 3 मंजिलों का निर्माण करवाया ना तो 225 फीट था उसकी ऊंचाई। ठीक है ना। उसके बाद जब ये 2 छोटे छोटी मंजिलों का और निर्माण करवा दिया तो 9 फीट ऐड हो गया। कितना ऐड हो गया इसमें? 9 फीट ऐड हो गया। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो गई? 934 फीट ऊंचा है आपका कुतुब मीनार। और ये आपके एसएससी और वनडे एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, कितनी ऊंचाई है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे, अब ध्यान से देखो। अब देखो तीसरा पॉइंट कहता है कि यही कुतुबुद्दीन ऐबक था जो दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। किस मस्जिद का? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्या नाम था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये भी आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया कि दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? और आपसे पूछा गया है कि अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था वो क्या था? घर था, महल था, मंदिर था, मस्जिद था? मस्जिद था। आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। तो याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था वो एक मस्जिद था। क्या था? मस्जिद था। तो आप चौथा पॉइंट याद रखना कि अजमेर में इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। मस्जिद बनवाया था। समझ पा रहे हो? आ जाओ। अब इसमें जो 5वां एक और पॉइंट देखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। रुक जाओ 1 मिनट, जगह बना रहा हूँ। मेरे पास जगह की कमी नहीं है, कहीं पे भी तीर भाला मार दूंगा, है ना। चलो, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना बाबू। कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था, सेनानायक था, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। आपका बिहार में नालंदा जिला है ना। नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय था।
क्या हेनसांग जो चीनी यात्री था, हेनसांग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सुनो, जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें इतना बढ़िया रिसर्च करके हर चीज़ों को लिखा गया था। जो इसका सेनापति था बख्तियार खिलजी, वो जाता है और उसको पूरी तरह से ध्वंस कर देता है, ध्वस्त कर देता है, उसमें आग लगा देता है। और जितने ग्रंथ लिखे गए थे, जितने रिसर्च किए गए थे, सारा का सारा किताब लगभग कहा जाता है 6 महीने तक जलता रहा था। अब सोच लो, उसकी लाइब्रेरी में आग लगवा दिया था। कितना ज़्यादा किताब होगा कि 6 महीने तक जलता रहा, धुआं फेंकता रहा। अब पूरा का पूरा नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ फोड़ करके जला के खंडहर में तब्दील कर दिया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना? 1 मिनट रुको भैया इसको। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि इसका सेनानायक, इसका किसका? इसका सेनानायक, सेना नायक कौन था? बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया भाई? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अब बाकी का कहानी तो जानते ही हो, आग लगा दिया, 6 महीने तक जला, वो सब लिखने की आवश्यकता नहीं। बस ये याद रखिएगा कि किसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया या बर्बाद कर दिया, लूट लिया, आग लगा दिया। तो आप याद रखिएगा बख्तियार खिलजी। पूछता है बख्तियार खिलजी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था। एक और चीज़ ध्यान देना, यहाँ बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। ये खिलजी है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब इसके गुलाम वंश के बाद हम खिलजी वंश पढ़ेंगे। तो कई बच्चे अलाउद्दीन खिलजी को मार देते हैं, ठीक, कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। खिलजी से मैच कराते हैं। तो खिलजी से मैच कराएंगे तो गलती हो जाएगा। किससे मैच कराना है? हाँ, गुलाम से, कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है, अब सुनो, यहाँ आ जाओ। इसमें एक पॉइंट याद रखो, जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो गुप्त शासक था कुमारगुप्त। क्या नाम था? कुमारगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। तो आप याद रखिएगा गुप्त शासक, ये पूछा जाता है कई बार। गुप्त शासक कुमारगुप्त ने निर्माण करवाया था। क्लियर है? इतनी बात याद रहेगी। अब देखो, इसमें दूसरा पॉइंट एक याद रखो। जिस समय हेनसांग हमारे भारत देश की यात्रा पर आया था और नालंदा विश्वविद्यालय, यहीं पे तो है नालंदा विश्वविद्यालय, कहाँ पे है? बिहार में ही, बोधगया में, यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अब सुनो, तो जिस समय हेनसांग आया था हमारे देश यात्रा करने, तो वो वर्णन करता है और बताता है कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। ये आपके एग्जाम में पूछ दिया था कि जिस समय हेनसांग भारत की यात्रा पर आया था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? किसी को याद है? बता दो, याद हो तो। शीलभद्र। क्या नाम था? शीलभद्र। तो उस समय कुलपति कौन था भाई? कुलपति थे शीलभद्र थे। शीलभद्र, कुलपति शीलभद्र थे। ठीक है ना? उस समय, किस समय? हेनसांग के समय। ठीक है ना? अब आइए, यहाँ से इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आ जाओ, ये 4 5वां हो गया। अब 6वां पॉइंट देख लो। कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है ना। 1210 ईस्वी में एक खेल होता है, घोड़ा पे बैठ के, आप कहते हो पोलो देखे हो? ऐसे छड़ी लेके गेंद को मारते हैं घोड़े से दौड़ दौड़ के, उसको कहते हैं पोलो। उसी को हिंदी, इनकी भाषा में कहते हैं चौगान। क्या कहते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। कहाँ से हो गई थी? ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में कि घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, चौगान में लिख दे रहा हूं पोलो। क्या है?
पोलो आज के समय में उसको बोलते हैं, ठीक है ना। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। अब देखो एक और प्रश्न पूछा गया आपके एसएससी के एग्जाम में। पूछा है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी उसको कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? तो याद रखना, लाहौर में दफनाया गया था। लाहौर में दफनाया गया था, लाहौर में दफनाया गया था। क्लियर है? इतना पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। रहना, चलो सीधे हो जाओ, तो सीधे हो जाओ, जल्दी सीधे हो जाओ। सब कोई बोल लो, उसके बाद लिखना है। चलिए चलो बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला पॉइंट बोलो, फिर बोलो पहला पॉइंट। लाख बख्श का मतलब? तेज बोलो, भूकंप आना चाहिए। फिर बोलो, मरीज हो क्या? है दम? तुम सबसे तेज, मैं अकेले चिल्ला रहा हूं, है ना। चलो दूसरा पॉइंट बोलो। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का कौन सा मंजिल बनवाया? पहला। 3 मंजिल कौन बनवाया? उसके बाद इल्तुतमिश, उसकी लंबाई कितनी हो गई? ठीक है, अब बताइए तीसरा कौन सा शासक है जिसने? फिरोज। इस तरह से कुल मिलाकर कितना मंजिल हो गया? 5 मंजिला इमारत हो गया। कितना फीट ऊंचा था? क्लियर है? चलिए तीसरा पॉइंट बताओ क्या था? इसने क्या किया था? चौथा पॉइंट बताइए। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? मस्जिद था, याद रखिएगा। चलिए पांचवा पॉइंट बताओ। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? गुप्त शासक कुमारगुप्त ने करवाया था। और हेनसांग के अनुसार उस समय जब हेनसांग आया था उस समय वहां का कुलपति कौन था? सीलभद्र था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़े से जब मर गया तो इसको कहां दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया था। क्लियर है? लिख लीजिए, निकलिए।